हेलो एवरीवन, कनेक्ट विस्कस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। राजस्थान इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने जो विकसित राजस्थान का जो हमारा गोल है उसके हिसाब से हमने 6 पिलर डिफाइन किए थे। ठीक है, उसका एक पिलर जो था कि किस तरह से हमें इनकम ऑगमेंटेशन करें, वो वाला पिलर हमने देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने राजीविका की बात करी थी, जिसके अंदर हमने वीबीजी रामजी की बात करी थी और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से ये एमजी नरेगा से अलग है। ठीक है, आज हम जो आगे बढ़ेंगे, आज हम दूसरे पिलर पे अपन बात करेंगे। उस दिन हम देख चुके थे कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी और इनकम ऑगमेंटेशन के लिए अपन ने राजीविका और वीबीजी राम जी की बात करी थी। आज जो हम पिलर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, इंक्लूसिव और एक्सेसिबल। जब मैं बात करता हूँ इंक्लूसिव और एक्सेसिबल की बात करता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है? दो शब्द लिखे हुए हैं, इंक्लूसिव और एक्सेसिबल। समावेशी हो और सुलभ हो। समावेशी से मतलब जब भी कोई भी डेवलपमेंट होता है या जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिले, है ना। गांव का जो अमीर है, गरीब है ना, उच्च वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर समाज के हर तबके को इसका फायदा मिले। दूसरी बात, दूसरा शब्द इसमें लिखा हुआ है एक्सेसिबल, सुलभ। मैं ऐसी कोई सुविधा बना दूं जिसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाए, जिसे अपन है ना एक्सेसिबल बनाए। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कोई अच्छी बिल्डिंग बना दी, है ना, ग्राम पंचायत का कोई भवन बना दिया। ठीक है, अब वो अपन ने प्लेंथ लेवल ले ली बहुत उसकी, 6 फीट 5 फीट के ऊपर, और उसमें अपन ने व्हील चेयर जो डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया और हमने बढ़िया बिल्डिंग बना दी। तो भाई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जिसमें व्हील चेयर के लिए भी मैकेनिज्म हो। तो जब भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे हम दो शब्दों की बात करेंगे, इंक्लूसिव होना चाहिए और एक्सेसिबल वो होना चाहिए, वो समावेशी और सुलभ होना चाहिए। तो समावेशी और सुलभ ग्रामीण अवसंरचना की बात करेंगे। तो जब मैं समावेशी की बात करता हूं तो हमारे ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान का पूरा डेवलपमेंट बराबर तरीके से हो रहा होगा। हमारे राजस्थान में कुछ वर्ग, कुछ सेक्शन, कुछ जगह, कुछ एरिया ऐसा रहा होगा जहां पे डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया होगा बाकी के कंपेरेटिवली। इनके लिए हमें स्पेशल नीड लेने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रीजनल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया है, जहां पे हम पिछड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्राइबल्स के लिए पीएम जनमन स्कीम है, फिर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्कीम है, वो सारी स्कीम्स हम देखेंगे। कुल मिला के हमारा गोल है इंक्लूसिव और एक्सेसिबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, जैसे कि कुछ स्पेशल एरिया हैं जो पिछड़े रह गए, उनको स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए तीन तरह के मेजर एरिया हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मेवात एरिया हो गया हमारा, ठीक है, डांग एरिया हो गया और मगरा एरिया हो गया। एक एरिया हमारा बॉर्डर एरिया भी होता है। ठीक है, उसमें भी सिक्योरिटी पर्पस के वजह से, या आप ऐसे भी बोलो कि हाँ सिक्योरिटी पर्पस हो गया और बॉर्डर के बहुत ही, है ना, बहुत नजदीक होने की वजह से वहां पे इतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तो उस एरिया के लिए क्या कोई स्कीम है क्या? क्योंकि इनके लिए हमें अलग से ध्यान देना पड़ेगा। तो ये स्कीम हम इसमें देखते हैं। पहले अगर अपन बात करें मेवात रीजन, तो मेवात रीजन होता कौन सा है, मेवात रीजन है कौन सा? तो ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान, है ना, राजस्थान, ये आपको जो ये रीजन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें अपन राजस्थान की बात करेंगे, हरियाणा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के आसपास का जो एरिया है, जिसको मैं बोल रहा हूं मेवात एरिया, है ना। ठीक है, ये मेवात एरिया है जिसमें हम मेव कम्युनिटी, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया मेवात एरिया है। ठीक है, हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है और राजस्थान भी आता है। ये ट्रेडिशनली यहाँ पे मेव कम्युनिटी रहती है, मेव मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, और ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी इतनी समृद्ध नहीं है, लोगों में साक्षरता भी नहीं है, और तो यहाँ पे हमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। अब आपने एक हरियाणा एक झील दंगा का सुना भी होगा, नू वॉयलेंस हुई थी थोड़े दिन पहले, याद हो तो, नू दंगा। ठीक है, वो नू भी एक मेव कम्युनिटी का एरिया है, वो हरियाणा में आता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया ही थोड़ा सा पिछड़ा रहा है। इवन जब जो आपने नीति आयोग का वो सुना होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, आकांक्षी जिले, तो जो आकांक्षी जिलों की लिस्ट में होते हैं ना, उसमें भी ये 101 नंबर पे आता है, इतना पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेव कम्युनिटी का वाला जो एरिया पिछड़ा हुआ है। तो चलो हम तो हरियाणा की बात नहीं करते, अपन तो राजस्थान की बात करते कि यहाँ पे फिर क्या किया जा रहा है। तो देखो, ये जितने भी पिछड़े हुए एरिया हैं, ले दे के हम 3 तरह के काम करते हैं।
क्या काम करते हैं, इनका सोशल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब हेल्थ की सुविधाएं देना, हेल्थ है ना, एजुकेशन की सुविधाएं देना, स्कूल बनवाना, ये सब। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं उनको फल फूलने देना, ठीक है। सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं कि सड़कें बने ताकि शहरों से मार्केट का एक्सेस बढ़े, ठीक है, सड़कें बनाने, बिजली, पानी, ये सुविधाएं अपन देने का काम करते हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये सब चीजें हम इसमें करते हैं, ठीक है। तो ले देखिए मेवात एरिया, तो मेवात एरिया के लिए अपन ने ये स्टार्ट किया था 1987 और 88 के आसपास किया था, ठीक है। कहाँ पे लागू होता है, तो भाई ये 14 ब्लॉक हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के हमारे, अलवर, खेरदल, तिजारा और डीग, ठीक है। एकेडी याद रख सकते हो, ठीक है, एकेडी के, है ना, अश्विनी कुमार दत्त या किसी भी हिसाब से रख लो, एकेडी के जो 14 ब्लॉक हैं, ठीक है, उनके अंदर ये चलता है, उसके 807 विलेज के अंदर ये चलता है, ठीक है। तो ये मेव कम्युनिटी वाला बहुल क्षेत्र के अंदर ये चलता है, बस इससे ज्यादा अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अलवर, खेरदल, तिजारा और डीग, अलवर, खेरदल, तिजारा और डीग, इस एरिया में ये चलता है, ठीक है। और सब में अपन करेंगे क्या, वही नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। ले देखे हम ये करने की कोशिश करते हैं कि जितने भी एरिया हैं, जितने भी एरिया, अब कोई भी जनरल आ जाए, ये जितने भी एरिया हैं, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या रहे, इंक्लूसिव रहे, समावेशी रहे, ठीक है, समावेशी रहे, ये करने की कोशिश करेंगे। ये जो एरिया है ये छूटे नहीं। जो हमारा रीजनल इम्बेलेंस है, क्षेत्रीय असमानता है, रीजनल इम्बेलेंस या क्षेत्रीय असमानता है, उसको हम कम कर सकें और इनका भी त्वरित गति से अपन डेवलपमेंट कर सकें। तो मेवात एरिया का अपन को सिंपल सा याद रखना है कि भाई 87 88 के आसपास लेके आए थे, 3 जिलों में चलता है एकेडी और 14 ब्लॉक है, 807 गांव है, ठीक है। बस इतनी सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सब के लिए सोशल फील्ड में क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ये जनरल चीजें हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और एक लाइन तो अपन लिखते हैं कि टारगेटेड एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है, अपन ने टारगेट करके और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अपन कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। फिर है डांग एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। जो चंबल रेवाइंस वाला जो एरिया है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिशनली डकैती होती थी, डाकू रहते थे, वहां पे चंबल नदी के कटाव की वजह से, चंबल नदी के कटाव की वजह से जो खाइयां बन चुकी है, वहां पे एग्रीकल्चर इतनी डेवलप नहीं हो पाई है और वो ट्रेडिशनली लोग इतने डेवलप नहीं पाए तो डकैती वकैती करने लग गए थे। उस एरिया में हमें अलग से ध्यान देके डेवलपमेंट करने की जरूरत है। उस एरिया को अपन बोलते हैं डांग एरिया, ठीक है। तो ये स्कीम एक्चुअल में रीलॉन्च हमने 2005-6 में करी थी, लेकिन ये 3 फेज में हमने पहले भी चलाई थी। ऐसा नहीं कि हमें बुद्धि 2005-6 में आई होगी और हमने लॉन्च किया होगा, नहीं। हमें ट्रेडिशनली हमने ये स्कीम हमेशा 2-3 बार लॉन्च कर दी, चौथी बार अपन ने 5-6 में लॉन्च किया। इससे पहले 3 फेज में अपन इसको ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। 87-88 में करी थी, फिर 95-96 में करी थी, 2004-5 में करी थी और अभी वापस से रिलॉन्च करते हुए ये चल रही है, ठीक है। तो अभी इस स्कीम का चौथा फेज चल रहा है। अब ये जितने भी स्कीम मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे स्टेट फंडेड है, इनमें कोई सेंट्रल फंडेड स्कीम नहीं है, तो सारे स्टेट फंडेड है। एरिया का फर्क है किस एरिया के लिए अपन करें, ले देखिए सब में एक ही काम अपन करेंगे, ठीक है। तो ये डांग एरिया के लिए, स्पेशली डांग एरिया के लिए। अब इस मान लो अब इस एरिया में मैं बात करूंगा, ठीक है, तो वो तो अपन कर ही रहे होंगे, जैसे कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपन जो बना ही रहेंगे। साथ में मैंने बोला डांग एरिया, तो डांग एरिया के लिए और चीज क्या हो सकती है, वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटी हो सकती है, वाटर शेड रिगार्डिंग एक्टिविटी हो सकती है। तो ये भी चीजें अपन यहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो डांग एरिया वाली चीज है। तो 8 जिले आते हैं इसमें, इसके अंदर, ठीक है। 4 तो अपने हाड़ौती के आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा बूंदी हो गया, झालावाड़ हो गया और 12 हो गया। उसके अलावा जो आप सवाई माधोपुर देख लो, करौली, धौलपुर, भरतपुर के भी, करौली, भरतपुर और धौलपुर, ये एरिया आते हैं। इनके 2192 गांव आते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इसको वापस से रीस्टार्ट कब किया गया था, हमने 2005-6 में किया था। सब का जो मैं बता रहा हूँ, सबके 4 पॉइंट याद कर लो। रीजनल इम्बेलेंस कम करने के लिए, क्षेत्रीय असमानता कम करने के लिए, सबका ये जो नोडल डिपार्टमेंट है कौन सा जो अपन कर रहे, ग्रामीण विकास और पंचायत। दूसरा ये हो गया 100% सेंट्रल, ये स्टेट फंडेड स्कीम है, कोई केंद्र का कोई योगदान नहीं है। और सब में अपन क्या कर रहे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। बस इतना सा है। तो पूरी तरह से ये राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। ये डांग एरिया है,
ठीक है, बीहड़ वाला जो एरिया होता है। और ठीक है, तो अपन को जब भी आंसर राइटिंग करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होगी तो अपन लिखेंगे, आपके एक टॉपिक दे रखा है मेंस में, इंक्लूसिव ग्रोथ। मेंस में आपके है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ में जब भी अपन बात करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अपन ने क्या स्टेप किए हैं, तो अपन ये सारे पॉइंट लिखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पे अपन ये लिख रहे हैं कि हमने मगरा एरिया हो गया, मेवात एरिया हो गया, डांग एरिया डेवलपमेंट, थार एरिया डेवलपमेंट, ये अपन कर रहे हैं, सबको समावेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ग्रोथ का जो फ्रूट, जो फल मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए, बराबरी से मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2192 विलेज है, 8 डिस्ट्रिक्ट के, हाड़ौती के 4 हो गए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर हो गया। ठीक है, वही सोशल में, एजुकेशन, हेल्थ पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड एक्सेट्रा बना रहे होंगे, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। और 3 फेज में अपने पहले करी थी, रिलॉन्च 2005-6 में अपन ने करी है। ऐसे अपन मैप भी बना सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, कि ये इस एरिया को अपन टारगेट करें, टारगेट ये जो चंबल निकल रही है तो ये इसके आसपास का जो रेवाइन एरिया है, बीएड वाला जो क्षेत्र है, उसके लिए अपन काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब उसके अलावा जो ये राजस्थान का आप मैप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको ट्राइबल कम्युनिटी वाला मैप है ना, तो इसके लिए ट्राइबल जो, जहाँ पे ट्राइबल ज्यादा हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा हैं, वहाँ के लिए 5th शेड्यूल में अलग एरिया होते हैं। और ये जो एरिया देखोगे आप, वागड़ वाला और हाड़ौती वाला, यहाँ पे ट्राइब्स ज्यादा हैं। बट फिर भी आप ये जो वाला एरिया है, ठीक है, ये जो सदर्न और सेंट्रल जो अरावली का एरिया है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ट्राइब्स भी रहते हैं, नॉर्मल लोग भी रहते हैं। ये इलाका भी जैसे ये ट्राइबल एरिया पिछड़ा हुआ है, वैसे पिछड़ा हुआ है। तो वो एरिया जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान में नहीं आता है, उसको अपन मगरा क्षेत्र बोलते हैं। और ठीक है, तो ये तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की थी, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमें अभी जो बात करनी है, हमें बात करनी है मगरा एरिया की। ठीक है, तो जो सेंट्रल और सदर्न हिली एरिया है हमारे अरावली का, उसको अपन मगरा एरिया बोलते हैं, जो कि किसमें नहीं आता, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान में नहीं आता। वो सेपरेट ट्राइबल एरिया के लिए अलग चलता है। उस एरिया में, उसमें छोड़ के जो है वो मगरा एरिया हमारा कहलाता है। ठीक है, अब इनके लिए भी वही हिली एरिया है, डिफिकल्ट टेरेंट है, सारी सुख सुविधाएं ऊपर नहीं है, तो इनके लिए भी स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा तो भाई करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उसके लिए अपन ने ये स्कीम चलाई है। ये स्कीम कहाँ कहाँ पे चल रही है, ठीक है, पुराना देखो नए जिले बने हैं तो डिस्ट्रिक्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखी है उस पर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये चलती है ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद। ठीक है, इनके 1746 गांव है। गांव याद नहीं रखना है अपन को, जिले जरूर याद रख लेने हैं। ऐसे गांव याद करने बैठेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये भी अपन ने 2005-6 में स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो अभी अपन ने जो डांग वाली देखी थी उसको अपन ने 2005-6 में करी थी, और उससे पहले जो अपन ने मेवात देखी थी वो 87-88 में करी थी। ठीक है, तो ये 87-88 ये भी 2005 में ये 2005 में स्टार्ट की है, 5-6 में, और वो रीलॉन्च करी थी। डांग वाली पहले भी अपन कर सकते। ठीक है, और ये डांग वाली अपन जो देख रहे थे ये 87-88 में अपन ने पहले भी करी थी, और डांग वाली, मेवात वाली ये साथ में स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो जो भी मध्य दक्षिणी पहाड़ियां हैं, ठीक है, उस एरिया को अपन मगरा बोलते हैं, और जिसमें ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आते हैं। और ये भी वही पहाड़ी से घिरा क्षेत्र है, जनजाति विकास से बाहर है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान से बाहर है। और यहाँ पे भी लोगों के पास कुछ नहीं है तो फिर वो पलायन करेंगे, माइग्रेशन करेंगे गुजरात साइड। तो इसमें ले देखिए वही एक्टिविटीज करेंगे कि लोग पलायन ना करें, इनका डेवलपमेंट कर सकें। तो यहाँ पे वो एनिमल हस्बेंड्री बढ़ाएंगे और सारी चीजें जो ले देखिए सारा बोल बच्चन वाली बातें। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे मैप बना सकते हो कि ये इस आसपास वाला एरिया है। 5-6 में अपन ने स्टार्ट करी थी, और इसकी ट्रिक हो गई आरबीसी कंट्रोल पीपी, राजसमंद, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और पाली। ठीक है, वैसे आरबीसी बीपी को कंट्रोल नहीं करती है, बट अपनी आरबीसी बीपी को कंट्रोल करती है समझने के लिए। ठीक है, आरबीसी कंट्रोल्स बीपी। ठीक है, ये अपन याद रख सकते हैं। बाकी वो 8 तो अपन को वैसे याद हो जाते हैं। 4 तो हाड़ौती के आ जाते हैं, सवाई माधोपुर आ जाता है, करौली, भरतपुर, धौलपुर, वो तो सिंपल सी बात है, 8 वैसे याद हो जाती है। ठीक है, तो ये है। अब उसके अलावा चीफ मिनिस्टर थार बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी चलता है। ठीक है, उसमें भी बॉर्डर एरिया के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वो नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट लेके आई है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि हाँ उससे भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इससे भी कुछ प्रोजेक्ट चलेंगे। अगेन क्योंकि बॉर्डर के आसपास ऑलरेडी डेवलपमेंट नहीं था, तो वहाँ के एटलीस्ट लोगों को तो सारों को तो भगा नहीं सकते, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में हम विकास कर सकें, उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया था, 2025-26 में हमने स्टार्ट किया था।
2025-26 में स्टार्ट किया था। उस टाइम पे बजट रखा था, लास्ट ईयर के बजट में 150 करोड़ रुपए हमने रखा था। ठीक है, अब इसमें वही है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्कूल बना रहे हैं, आंगनवाड़ी बना रहे हैं, वाटर के लिए मेडिकल फैसिलिटी, आरओ प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, रोड बना रहे हैं, ड्रेनेज बना रहे हैं, ले देखिए वही सारी एक्टिविटीज अपन कर रहे हैं। ठीक है, अगेन नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, 100% स्टेट फंडेड है। बजट 2025-26 में अनाउंस हुई थी। गोल वही है, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। और देखो इकोनॉमिक रिव्यू में इसके ये नहीं देख रखे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, है ना। लास्ट अभी थोड़ा कोई एक एग्जाम हुआ था, उसमें फलूदी को नहीं माना है, ठीक है, बट फिर भी ये मैंने एक अखबार की कटिंग ली, ठीक है, और जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये आर्टिकल आया था तब उन्होंने उसमें बात हुई थी कि 4 जिलों को कैटर करेगा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर एंड श्री गंगानगर। इसके बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ कि ये 4 जिलों के लिए है। ठीक है, तो ये सीमावर्ती जिलों के लिए है, तो नॉर्मली बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर। ठीक है, जो अपन सबको याद है। ठीक है, अब इसमें होता कैसा होगा कि अभी जितने भी आगे हम प्रोजेक्ट देखेंगे सब में ना डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनेगी। जैसे थार ये जो अपन ने बना रखा है, ठीक है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनेगी। वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने की कि अच्छा ये करना है, ठीक है, और फिर उस पर काम किया जाएगा। अब कितने रुपए का एटलीस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए? तो भाई 5 लाख रुपए का कम से कम प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिर वो इस स्कीम के अंतर्गत अप्रूव होगा। कलेक्टर साहब की जो समिति बनेगी वो इसको आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो परियोजना की न्यूनतम लागत कितनी होनी चाहिए? 5। जिला स्तरीय समितियां होती हैं, बाकी तो कुछ भी है नहीं। ठीक है, तो केंद्र सरकार की जो स्कीम चलती है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके साथ में ये भी काम कर रही है। ठीक है, तो ये 25-26 में स्टार्ट हुई थी। तो अभी तक अपन ने क्या देखी, कितनी स्कीम देख ली अपन ने, है ना, इंक्लूसिव के लिए। एक तो अपन ने मगरा एरिया वाली देखी, ठीक है, एक डांग की देखी, मगरा, डांग, और एक मेवात की देखी, एक थार की देखी। थार वाली 2025-26 में थी। ठीक है, मेवात वाली भी रीलॉन्च हुई है, ये तो 87-88 की थी। ठीक है, डांग की 87-88 में चलती थी और रिलॉन्च हुई अभी 2005-06 में। ठीक है, मगरा की भी 2005-06 में। ठीक है, ये है मेवात वाली, मेव कम्युनिटी के लिए है, और ये लगभग सब में 100 करोड़ रुपए का फंड था। 100 करोड़ रुपए लास्ट ईयर था, उधर 150 करोड़ रुपए था। ठीक है, ये है, और इससे ज्यादा अपन को कुछ याद नहीं। सबके लिए डिपार्टमेंट, सबका मैं ओवरऑल बोलूं तो रीजनल इम्बैलेंस क्या करना है? कम करना है, क्षेत्रीय असमानता को कम करना है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इसका डिपार्टमेंट है ना, और सब में वही सोशल, इकोनॉमिक और जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सब में ले दे के वही सारी बातें हैं। ठीक है, डांग एरिया में कितने अपने जिले देखे थे? 8 जिले आते थे। ठीक है, हाड़ौती के 4 आगे, उसके अलावा करौली, भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर। मगरा एरिया में अपन ने देखे थे कि 5 आ रहे थे। ठीक है, आरबीसी कंट्रोल्स बीपी। ठीक है, तो राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, पाली। ठीक है, ये था। और मेवात एरिया का अपन ने देख लिया था कि इसमें 4 जिले आ रहे थे, 3 जिले आ रहे थे, एकेडी, अलवर, खेरतल, तिजारा और डीग। ठीक है, ये आ रहे थे, और थार वाला अपन ने देख लिया। ठीक है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रूरल एरिया में कौन कौन सी स्कीम चलती है? तो 2 स्कीम और चलती है जनरली। देखो, कोई भी, जैसे मान लो मैं अपने एमएलए को चुनता हूँ, एमपी को चुनता हूँ, तो अपन इतनी जागरूकता नहीं है कि हमने क्यों चुना। हमने उनको लॉ मेकिंग के लिए चुना है, विधायिका का कार्य है उनका। ठीक है, विधान बनाना, कानून बनाना, ये उनका कार्य, डिबेट करना ये कार्य। पर जनता को एक्सपेक्टेशन होती है, भाई साहब हमने तो वोट दिया था, तो एमएलए साहब के पास चले जाते हैं, एमपी के पास चला जाते हैं कि यार हमारे क्षेत्र में ये काम कराओ। ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है। जनरली ये काम कार्यपालिका का होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है, विधायिका का कार्य नहीं होता, लेजिस्लेचर का कार्य नहीं होता। बट फिर भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, उनको अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो सेम एमएलए के लिए और एमपी के लिए। तो पहले जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम लेके आए कि वो अपने एरिया में डेवलपमेंट करवा सकें। वैसे ही उसी की तर्ज पे एमएलए डेवलपमेंट स्कीम आई, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम आई। ठीक है, ये जो एमपी वाली थी ये तो 1993-94 के आसपास आती है, और जो हमारे राजस्थान में एमएलए वाली है वो
1999 और 2000 के आसपास आती है। करते क्या है इनमें, देखो पहले तो फंड अलग अलग था, ठीक है। पहले तो जैसे कि 5 लाख रुपए का फंड मिलता था 93 के आसपास एक सांसद को अपने क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए, वो बढ़ते बढ़ते भी 5 करोड़ हो गया। वैसे ही इधर राजस्थान में भी वो बजट बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ हो गया है। कोविड के टाइम पे अपन ने बढ़ा दिया था 2.25 करोड़ से, फिर अपन ने 5 करोड़ कर दिया था। उसमें तो ऐसा था कि भाई 3 करोड़ तो इनके अपन कोविड में ले लेंगे। कोई नहीं, अभी का अपन को याद रखना है कि अभी 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है इनको हर साल 5 करोड़ मिलता है। 5 साल के 25 करोड़ हो गए। ये नॉन लैप्सेबल होता है, लैप्स नहीं होता। अगर मैं इस साल काम नहीं कर रहा हूं तो भी मैं अगले साल जुड़ जाएंगे। अगर मान लो इस साल 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ कराए, 4 करोड़ ही खर्च हुए, तब भी मेरे 20 करोड़ तो बच गए, ठीक है। अगले साल मैं जोड़ सकता हूँ, सॉरी 20 करोड़ क्या 16 करोड़ बच गए, अगले साल उनके मैं 16 और 5 21 करोड़ के काम करा सकता हूँ। अब क्या खुद सांसद टेंडर देता है कि नहीं भाई, सांसद जो का काम ये नहीं है, वो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की जो भी कलेक्टर साहब होगा उनको अनुमोदन भेजेगा कि ये प्रोजेक्ट हम करवाना चाहते हैं। कलेक्टर साहब देखेंगे, ठीक है, उनकी समिति जो भी रहेगी कि यार फिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद जो भी रिलेवेंट एजेंसी होगी, पीडब्ल्यूडी से करवाना है तो उससे करवा लेंगे, जिससे भी करवाना है। मतलब सांसद खुद नहीं देते हैं, सांसद खुद नहीं देते। तो सांसद को टेंडर नहीं देते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को करेंगे, अनुमोदन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो फिजिबिलिटी देखेगी और रिलेवेंट अथॉरिटी को वो ऑर्डर दे देगी काम करवाने का। अब सांसद जो है किस एरिया में काम करवा सकते हैं, जैसे लोकसभा का कोई सांसद है तो वो अपने एरिया में काम करवा सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करवा लेगा। राज्यसभा का है तो पूरे राजस्थान में कहीं पे करवा लेगा, कोई मनोनीत है तो पूरे भारत में कहीं पे करवा लेगा, ये प्रोविजन है। फिर भी इस स्कीम में ये है कि मान लो किसी सांसद का जो एरिया है उसमें SC/ST की कम्युनिटी ज्यादा है और बाहुल्य क्षेत्र है, तो भाई SC/ST के स्पेशल एरिया के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करवाना ही पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे प्रोविजन है, ठीक है। तो ये स्कीम कब आई थी, 1993 में आई थी और इस स्कीम का संचालन MOSPI करती है। पहले और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करती थी, अभी वर्तमान में MOSPI मिनिस्ट्री करती है। ऑब्जेक्टिव वही है कि हम ये MPs को ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म दीर्घायु वाला असेट परिसंपत्ति निर्माण करने अलाउ करती है, जो भी लोकली नीड होती है उस हिसाब से, ठीक है। मान लो हमारे ओम बिरला जी हैं कोटा बूंदी में, तो उनको जो भी लगता होगा आसपास उस एरिया के वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। 5 करोड़ रुपए पर MP मिलते हैं, ठीक है। नॉन लैप्सेबल फंड होता है और ये 5 करोड़ रुपए कब से हुए हैं, 2011-12 से हुए हैं, ठीक है। तो लोकसभा MP, राज्यसभा MP और ये सब चीजें हो गई। तो जैसे ये कोई कोटा बूंदी में मान लो कोई गांव है, वहां पे कुछ कार्य करवाना है तो ये करवा सकते हैं। उनको लगता है इस गांव में ये जरूरत है, MP के पास गए होंगे, गांव वाले बोला कि साहब हमारा ये काम करवा दो, कि माँ का रोड बनवा दो, माँ का है ना हॉस्पिटल बनवा दो, या माँ का जो भी काम करवा दो, बस ये काम के लिए फिर ओम बिरला जी बोल देगा भाई ठीक से कराओ। तो ये स्कीम चलती है 1993 से चल रही है, ठीक है। तो ये प्रति सांसद प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। सेम अब इसमें मैंने बताया था कि अगर जहां पे SC रह रही है तो वहां पे आपको 15% फंड उनके लिए खर्च करना पड़ेगा, 7.5% ST के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। और ये MP जनरली अपने स्टेट में करते हैं, बट मान लो कोई महामारी आ गई, कोई ऐसी कोविड-19 या कुछ और चीजें आ गई, तो ये MP अपने स्टेट से बाहर भी कर सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। तो कोई सीरियस नेचुरल कैलामिटी आ जाती है तो 1 करोड़ रुपए तक का काम ये बाहर भी करवा सकते हैं, देरी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भी करवा सकते हैं। काम वही होता है, ई-साक्षी पोर्टल है हमारा, ठीक है। इसके माध्यम से MP रिकमेंड करेगा। अभी मैंने ये डिटेल देखी हुई थी ओम बिरला जी ने क्या काम करवाया, तो ई-साक्षी पोर्टल पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। वो रिकमेंड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, फिर वो उसकी फिजिबिलिटी देखेगी और जो रिलेवेंट अथॉरिटी होगी उसको काम करने का आगे अप्रूवल दे देगी, ठीक है। ये चीज है। अब देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी MP लेड स्कीम की बात करते हैं या MLA लेड स्कीम की बात करते हैं, एक क्रिटिसिज्म तो यही होता है कि भाई इनका काम ही नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का काम है, और फिर ये लोकल एरिया में इन्फ्लुएंस इनका बढ़ जाता है अगर ये इस तरह के काम करवाते हैं तो, ठीक है। और दूसरा है कि इनके प्रोजेक्ट में डिले होती है और यूटिलाइजेशन नहीं है। 25 करोड़ रुपए मिलते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। तो ये बहुत, जो केक की रिपोर्ट है वो दिखाती है कि यूटिलाइजेशन बहुत पुअर है। इवन राजस्थान में आप देखोगे पुराने ऑडिट ऐसा बोलते हैं कि लगभग 17-18% ही काम में आया है, ठीक है। पुअर यूटिलाइजेशन, तो मेंस के पॉइंट है, ठीक। आप चाहो तो लिख सकते हो। तो पोर्टल कौन सा है, ई-साक्षी पोर्टल है। तो अगर मैं बात करूं इस स्कीम के बारे में क्या याद रखना है भाई, ठीक है 1993 में थी, ठीक है। क्या शुरू से 5 करोड़ मिलते थे कि नहीं भाई साहब, 11-12 से 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। फंड कैसा होता है, लैप्सेबल होता है कि नहीं, नॉन लैप्सेबल होता है। MP खुद करता है क्या, नहीं खुद नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करवाएगी। उसके अलावा SC के लिए 7.5%,
एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15% वाला प्रावधान भी है। बाहर क्या स्टेट के बाहर भी करवा सकता है क्या? हाँ करवा सकता है, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई भयंकर वाली तो करवा सकता है। या पापा का ऐसा होता ना कि 2 बार फोन नहीं उठाओ तो फिर फोन करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। और फिर अपन सेम चीज एमएलए लेडी स्कीम की बात करें, ठीक है, जैसे हमारे एरिया के हरिमोहन जी हैं, ठीक है, अगर इनको मान लो लोकली से लगता है कि यार इस गांव में लोग गांव वाले आगे काम करवाने की जरूरत है ना, परमानेंट टाइप का लोकल नीड के आधार पे कोई परमानेंट टाइप का कोई काम करवाना है तो इस फंड से अपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आया था 1999-2000 के आसपास, काम वही सारी चीजें हैं। ठीक है, और वही 5 करोड़ पर एमएलए मिलती है। ठीक है, अब इसमें प्रावधान जैसे वहां पे था एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15%, यहाँ पे जहां पे भी जिस एरिया में भी मान लो बूंदी में तो नहीं है और किसी एरिया में जहाँ पे एससी एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, उस हिसाब से वहां पे 20% का अमाउंट वहां पे उनके कम्युनिटी के आसपास के एरिया में अपन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाकी अगर जनरली रिनोवेशन रिपेयरिंग का काम नहीं होता है, एक्चुअली एमपी लेड और एमएलए लेड में क्या होता है, पॉजिटिव लिस्ट होती है, नेगेटिव लिस्ट होती है। पॉजिटिव लिस्ट ये काम करवा सकते हो, नेगेटिव लिस्ट ये काम नहीं करवा सकते। जनरली रिपेयरिंग का नहीं होता, बट यहाँ पे है, एमएलए लेड में है, एमपी में भी बहुत ही रेयर है, तो रिपेयर और रिनोवेशन भी करवा सकते हैं 20% फंड का। ठीक है, जनरली नहीं होता है, तो 20% का अपन जैसे मान लो 5 करोड़ मिले तो 1 करोड़ रुपए अपन वहां पे रिपेयर या कोई चीज अपन ने पहले बनवाई थी तो उसका अपन ने रिपेयर करवा दिया, रिनोवेशन करवा दिया, उसमें भी अपन करवा सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी सारी स्कीम है ये सब ग्रामीण विकास और पंचायती राज के अंदर आती है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान, ये सब है जिसमें अपन ने अभी एमपी लेट देखी, मेवात एरिया देखी। ठीक है, ये सारी स्कीम चलती है। ठीक है, एक बार नजर मार लेना कौन कौन सी स्कीम इस डिपार्टमेंट की है। वही काम वही होगा, खुद एमएलए साहब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने चहेतों को टेंडर को खुद डायरेक्ट दे दें। अभी आपने वो सब ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे जो चीजें होती है, अभी आपने वो खबर देखी भी होगी, एमएलए लेड फंड में क्या स्कीम हुआ था। ठीक है, जो देखा था सबने, पढ़ा था। ठीक है, बट एमएलए खुद नहीं करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिकमेंड करता है और फिर आगे होता है। ठीक है, इसमें भी वही इशू है कि यूटिलाइजेशन बहुत कम है। ठीक है, और खूब सारा अनस्पेंट रहता है और नॉन कंप्लाइंस है। जैसे 20% की बात की गई है एससी एसटी के लिए, वो खर्च नहीं किया जाता जनरली। ठीक है, तो ये इसके अंदर के कमियां रही है। फिर एक है कि ग्रामीण, ये अपन ने अभी तक कौन कौन सी देखी, इंक्लूसिव वाली देखी, थार वाली एरिया देख ली, मगरा की देखी, डांग की देखी और मेवात एरिया की देखी। फिर अपन ने एमपी लेड देखी, एमएलए लेड देखी। फिर अब अपन चलते हैं कि अब ग्रामीण विकास में अपन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, लोगों से ही कुछ फंडा ले लें, लोगों से कुछ फंड ले लें। ठीक है ना, कि आप कुछ फंड दे दीजिए। ठीक है, आपके जैसे मान लो किसी गांव में कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री वॉल नहीं बनी हुई है, तो भाई ठीक है बनवा देंगे, थोड़ा पैसा आप मिलाओ, थोड़ा हम मिलवाएं। तो जब हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बुलाते हैं डेवलपमेंट के लिए और उन्हीं से जन सहभागिता करवाते हैं, उस स्कीम का नाम है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। पहले इसका नाम गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था और ये जनरली ओरिजिनली 2014 में लॉन्च हुई थी, बस इसका नाम क्योंकि महात्मा गांधी कर दिया गया तो ये फरवरी 2020 से चल रही है, फरवरी 2020 से चल रही है। ठीक है, नोडल डिपार्टमेंट वही सेम है, 100% स्टेट फंडेड है। ठीक है, इसमें मैंने बता ही दिया कि अपन पब्लिक जन भागीदारी या पब्लिक पार्टिसिपेशन बुलाते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए अपन जन भागीदारी को प्रमोट करते हैं। अब जैसे इसमें कुछ फंड है कि थोड़ा तुम मिलाओ, थोड़ा हम मिलाएंगे, तो थोड़ा तुम कितना मिलाओगे, तो भाई जैसे कि मान लो कोई शमशान है, कब्रिस्तान है, उसकी बाउंड्री वॉल बनानी है तो 90% स्टेट देगी, 10% गाँव वाले देंगे। अगर इनके अलावा और कोई काम है तो 70% स्टेट दे देगी, 30% जनता मिलाएगी। पर मान लो ये जो अदर काम है उसमें मान लो कि वो जो गांव है वो एससी एसटी का गांव है, तो वहां पे ऑलरेडी लोगों की इनकम कम है, तो सरकार बोलेगी कि अब हम 80% मिला देंगे, बाकी कामों में तुम 20% तुम मिलाओ। ठीक है, तो अगर एससी एसटी डोमिनेटेड एरिया है तो सरकार 20% अब भी मिला देगी। ठीक है, तो ये फरवरी 2020 में अपन ने करी थी और 90% तो अपन कब्रिस्तान या शमशान की दीवार बनाने के लिए, बाउंड्री वॉल बनाने के लिए देते हैं, अन्य कार्यों के लिए 70% देते हैं। लेकिन एससी एसटी की डोमिनेशन होगी तो वहां पे 80% भी अपन दे देंगे, एससी एसटी 40% से ज्यादा होगी तब। ठीक है, और लास्ट ईयर के बजट में इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान था जो अभी काम का नहीं है हमारे लिए। फिर है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है,
हमें पता है कि अगर सांसद के पास बहुत कंट्रोल होता है, ठीक है ना, वो उस एरिया में बहुत सारी जो भी स्कीम चल रही है उनको ढंग से मॉनिटर करवा सकते हैं। एक फोन किया, सारी चीजें लाइन पे हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ग्राम पंचायत को कोई सांसद गोद ले लेता है, ठीक है, और उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा और उसको मॉडल बनाने की कोशिश करें, उसके बेसिस पे फिर बाकी ग्राम पंचायतों का भी विकास हो गए, तो उसी स्कीम के तर्ज पे हमारा जो स्कीम चलती है उसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो जेपी नारायण का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जेपी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे इसको लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। तो ये 2014 की स्कीम है, 2014 की स्कीम है, और इसका वही है कि आदर्श ग्राम बनाना, है ना, महात्मा गांधी के विजन, ग्राम स्वराज के विजन पे। और वही है, हर एक एमपी जो भी होगा वो एक ग्राम पंचायत को अडॉप्ट करेगा और उसके सर्वांगीण विकास का काम करेगा। अलग से फंडा नहीं, अलग से फंड नहीं आता है, अलग से कोई पैसा नहीं आता कि इसमें है, इसमें कन्वर्जेंस का काम है कि हाँ, जितनी भी स्कीम चल रही है उनका ढंग से तुम इंप्लीमेंटेशन करवा दो, ढंग से देख लो कि यार इसकी जिम्मेदारी, जैसे अपना पेड़ गोद लेना वैसे अपने गांव पंचायत गोद ले ली। अब मैं पूरा देख रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं फ्यूचर में कोटा बूंदी का एमपी हूँ, ठीक है, बस फिर मैंने क्या है, एक गाँव पकड़ा, ठीक है, और ग्राम पंचायत पकड़ी, और बस इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी स्कीम होगी, उसका स्पेशली मैं ध्यान रखूंगा। अलग से कोई फंड इसमें नहीं आता है, नो सेपरेट बजट इसमें आता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो भी सेंटर की स्टेट की स्कीम है उनको ढंग से इंप्लीमेंट करवाते हैं। टारगेट ऐसा था इसमें कि शुरू में 2014 में लॉन्च हुई थी, तो 2016 तक ये था कि एक तो ग्राम पंचायत ये अडॉप्ट कर ले, और ऐसा था कि 2019 तक 3 कर लेंगे टोटल, और फिर 2024 तक 5 और जोड़े। तो इनसे एक्सपेक्टेड था कि 2024 तक सब 8 ग्राम पंचायत अडॉप्ट कर लें, ठीक है। अब इसका फीचर क्या है, ये एमपी ड्रिवन होती है, ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको देख रहे हैं, फोकस वही है जो हमेशा करते हैं, और वही है, अगर लोगों को बुलाएंगे, है ना, एमपी साहब जाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, भाई बताओ तुम्हारे गांव में क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है, कैसे कौन सी आ रही है, उसके हिसाब पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा के विलेज डेवलपमेंट प्लान बनेगा, और उसके बेसिस पे वो सारी चीजें होंगी, है ना, जो भी स्कीम इंप्लीमेंट करवानी है उनको ढंग से करवाएंगे। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। 2014 में लॉन्च हुई थी ये जो मुख्यमंत्री, और ये जन भागीदारी वाले भी 2014 में लॉन्च हुई थी, ये भी 2014 की है, आदर्श ग्राम योजना भी 14 की है, ठीक है। इनका 2020 में नाम बदल दिया, और इसका नाम नहीं बदला है, ये वही चल रही है, ठीक है। तो आदर्श ग्राम, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये है, इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है। उसके बाद आती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, ठीक है। अब जैसे अपन ने गांव को मॉडल बनाया, ठीक है, गांव को मॉडल बना दिया, ठीक है, एमपी एमएलए ने काम भी करवा दिया अपने एरिया में, ठीक है। उसके अलावा मान लो कोई जिला है, अब जितनी भी स्कीम चल रही है वो तो चल रही है, मान लो किसी जिले की कोई स्पेशल नीड है, भाई सरकारी, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, वो तो सबके लिए सेम चल रही है, किसी जिले की कोई सेपरेट नीड ऐसी फील्ड होती है, तो उसके लिए जो स्कीम है उसको फुलफिल कर सके, जो सेपरेट नीड है उसकी, हाँ यार ये इस जिले की पर है, जैसे कि मान लो बूंदी में, मान लो, है ना, कल करे, है ना, कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनता है राइस क्लस्टर के लिए, है ना, राइस क्लस्टर के लिए बनाते हैं कि सबके लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना दिया, तो वो उस जिले की अलग नीड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो, तो उसके लिए है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। इसमें वही करते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नीड और प्रॉब्लम को अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2024 के बजट में अनाउंस हुई थी, जून 2024 से ये पूरे अपने स्टेट में चल रही है, बहुत रूरल और अर्बन एरिया में चलती है, और इसमें भी वही है, लोगों का पार्टिसिपेशन अपन बढ़ाएंगे। क्या करते हैं इसके अंदर, पहले लोगों को पार्टिसिपेशन करेंगे, पार्टिसिपेटरी वार्ड सभा की मीटिंग होगी, खूब सारी मीटिंगें होंगी, मीटिंग होने के बाद अपन क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे कि अच्छा ये सबसे ज्यादा हमें नीड है, इसको हमें डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। जन भागीदारी करिए, उसके बाद अपन ने नीड आइडेंटिफाई करी, अब उस पर काम करेंगे, तो फिर स्पेशल कमिटी मिशन बना देंगे, टीम बना देंगे कि ये मिशन टीम इस पे काम करेगी, और फिर जिला स्तरीय जो कमेटी होगी वो इसको मॉनिटर करेगी। ये इसका बेसिक सा फंडा होता है, ठीक है। तो इसमें अपन वही करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेड प्लानिंग चलती है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होगी उसको चेयर करेगा, और वही बॉटम अप अप्रोच करेंगे, वार्ड सभा पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे, ताकि अपन आइडेंटिफाई करें कि हमें किसकी जरूरत है, ठीक है। बाकी जो सेंटर और स्टेट की जो स्कीम चल रही है ऑलरेडी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि अपन अलग ही अपना प्लान बना रहे हैं और ऑलरेडी कोई सरकार की स्कीम चल रही नहीं, तो AIML का अपन यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2024-25 के बजट में इसको अनाउंस करा, तो जो किसी भी जिले की विशिष्ट आवश्यकता और समस्याओं के लिए, ठीक है, ये है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में लागू होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरी क्षेत्र में है और जन भागीदारी पे है, ठीक है।
तो मैंने जैसे बताया कि क्या है इसमें बजट 2024 में एग्जैक्टली जून 25 में 500 करोड़ का फंड अलॉट हुआ था, ठीक है, और लोकल नीड पे है, ठीक है, और जो बाकी स्कीम है उनके साथ भी कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं, और ये चीजें इस साल के लिए 300 करोड़ का फंड है, पिछले साल 500 करोड़ का था, ठीक है। तो भागीदारी आधारित योजना निर्माण करेंगे और अलग अलग प्रायोरिटी निकल के आती है तो फिर योजनाओं की प्राथमिकता तय करेंगे कि हाँ इस पे काम करना है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपन मिशन टीम बना लेंगे, जिला स्तरीय विशेषज्ञ टीम बना लेंगे कि इस पे अपन को काम करना है, ठीक है। तो ये भी 24-25 में लॉन्च हुई थी, बजट 24-25, तो जून 25 से ये हर जगह चल रही है, जून 2025 बजट 24-25, ठीक है। अब जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में घर की बात है, तो एक है ना हमारा गोल था कि हम सबके लिए घर हो, सबके लिए पक्का घर हो, हाउसिंग फॉर ऑल हो, तो इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई। इसके दो कंपोनेंट थे, रूरल क्षेत्र के लिए और अर्बन क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए। तो अभी हमारे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र वाली पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 1 अप्रैल 2016 से अपन ने इसको लॉन्च किया था, और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेंटर वाली, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, और 60-40 इसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो पहले इसमें टारगेट था कि हम क्या करेंगे 2022 तक, ठीक है, हमारा टारगेट था कि 2022 तक 2.95 करोड़ अपन हाउस बनाएंगे, पक्के मकान बनाएंगे गाँव में। फिर बाद में टारगेट और जोड़ा, 2 करोड़ और जोड़ा, ठीक है, और अब टारगेट ऐसा होगा कि मार्च 2029 तक अपन 2 करोड़ और जोड़ दो तो 4.95 करोड़ हाउस बनाएंगे, अपन पक्के हाउस बनाएंगे, ठीक है। तो मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ अपन को मकान बनाने हैं, सिंपल सा फंडा है। हाउसिंग की है जो मिनिस्ट्री ऑफ महुआ करती है, जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने बता दिया। फाइनेंशियल असिस्टेंट कितनी मिलती है मकान बनाने के लिए गांव में? तो अगर आपका मकान हिली एरिया में है, दो तरह की चीजें, अगर मकान हिली एरिया में है तो भाई आपको 1,30,000 मिलेंगे, हिली या डिफिकल्ट एरिया में। अगर प्लेन एरिया जैसे राजस्थान में तो 1,20,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। सेंटर वही 60-40 देगा और 90-10 जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट और ये हिमालयन स्टेट के अंदर, ठीक है। अब किस किस का मकान बनवाएंगे, क्या सबका बनाएंगे? कि सबका नहीं बनाएंगे। जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो थी उसमें जो भी वनरेबल सेक्शन थे, जो भी वंचित वर्ग थे, जिनके पास पक्का मकान नहीं था, उनके मकान बनवाएंगे। उसके अलावा मान लो उस सेंसस में कोई छूट भी गए तो आवास प्लस सर्वे चलता है, उसके अंदर जो भी आएगा उसका अपन मकान बनाएंगे, ठीक है, आवास प्लस सर्वे वालों का। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो भी आ रहा था और अब जो आवास प्लस सर्वे होता है उसमें अपन बनाएंगे, ठीक है। और ये है क्या क्या एलिजिबिलिटी, वही कच्चा मकान होना चाहिए, ठीक है, और SC ST को प्रायोरिटी दी जाएगी, ये सब चीजें हैं। लोन देने की भी फैसिलिटी कि चलो मान लो ये 1,30,000 आपको दिए और 1,20,000 दिए, इससे भी पूर्ति नहीं पड़ी तो 70,000 का आपको लोन मिल जाएगा इंटरेस्ट पे, 3% की छूट मिल जाएगी उस इंटरेस्ट पे, ठीक है। और मकान बनेगा उसकी जियो टैगिंग होगी ताकि करप्शन को अपन रोक सके, ठीक है। और उसके अलावा साथ साथ में आपको अलग जो जैसे मकान बना तो भाई मकान बना तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट भी बनेगा, ठीक है, तो वो भी इसमें कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। आप SC ST से हो तो आप मनरेगा के श्रमिक बन के उसी मकान में काम कर सकते हो, तो वो वेजेस भी आपको मिलेंगे, तो लगभग 90-95 दिन का आपको मनरेगा के वेजेस भी मिलेंगे। ये सब चीजें हैं। तो बाकी सिर्फ मकान बना के फ्री नहीं होना है भाई, मकान के साथ जो सारी स्कीम चल रही है वो भी इसमें कन्वर्जेंस करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मैंने बता दिया कि मार्च 2029 तक अपन को क्या करना है, 4.95 करोड़ घर बनाने हैं पक्के गांवों में, ठीक है। इसमें से लगभग 4.15 करोड़ अपन बना भी चुके हैं, ठीक है, लास्ट ईयर मार्च 25 तक, ठीक है। 4.15 तो अपन बना भी चुके हैं। और क्या है इसके अंदर मैंने बताया कि 1,20,000 प्लेन एरिया में मिलते हैं, 1,30,000 इसमें मिलते हैं। बाकी स्कीम के साथ कन्वर्जेंस से 12,000 टॉयलेट के मिलेंगे, मनरेगा की मजदूरी के मिलेंगे 90-95 दिनों के, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली। उसके अलावा लोन भी मिल जाएगा आपको। और एक्सक्लूजन किसका नहीं होगा भाई, किसको नहीं लेंगे, किसको नहीं भाई, जिसके पास ऑलरेडी पक्का मकान है तो भाई उसको क्यों सब्सिडी देंगे, क्यों ये अपन पैसे देंगे, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट जॉब में तो क्यों देंगे, तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। तो 2 फेज में 1 अप्रैल 2016 से ये लॉन्च हुई थी, तब 2.95 का टारगेट था। अभी फेज 2 चल रहा है जो 24-25 से अपन 28-29 तक या मार्च 29 तक अपन 2 करोड़ और करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ये है पक्का मकान अपन बनाएंगे। 60-40 90-10 चलता है, प्लेन एरिया में 1,20,000 मिलते हैं, हिली एरिया में 1,30,000 मिलते हैं। ये चीज है, बाकी कंपेरिजन आप देख सकते हो, है ना, अर्बन एरिया वाला और ये सब,
या बाद में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब लास्ट स्कीम है अपनी पीएम जनमन। इसके बाद अभी अपन ने क्या क्या देखा, ठीक है, अपन ने कुछ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम देखे, फिर एमपी एमएलए से काम करवा लिया, फिर सांसद से आदर्श ग्राम बनवा लिया, ठीक है, उसके बाद फिर लोगों से जन भागीदारी करवा दी कि तुम भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे दो, है ना, तो महात्मा गांधी जन भागीदारी करवा दी। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली अपन ने क्या देखा, रिसेंटली अपन ने देखा कि लोगों के लिए मकान, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ली, ठीक है, जो सेंटर की थी 60-40, बाकी सब स्टेट वाली थी। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा मान लो ट्राइबल होते हैं, ठीक है, वो ट्राइबल अपन उनको बोलते हैं जो समाज के जो नॉर्मल वर्ग हैं उसके साथ घुल मिल नहीं सके, अभी तक घुल मिल नहीं पाए। अब उनमें जैसे होता है ना कि ओबीसी में भी सारी जातियां बराबर नहीं है, कुछ पिछड़ी हुई है, वैसे ही ट्राइबल में भी सारे ट्राइबल सेम नहीं है, उनमें भी कुछ बहुत पिछड़े हुए हैं, ठीक है, वो आज भी उनके एग्रीकल्चर लेवल कम है, साक्षरता कम है, वो अभी भी ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, तो वैसे समुदाय को बोलते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। वो ये कोई अलग नहीं है, ये एसटी के अंदर ही सब ग्रुप है, ये एसटी के अंदर ही क्या है, सब ग्रुप है। जो डेबर कमीशन था, ठीक है, उसने पहले इनको आइडेंटिफाई किया था और इनको बोला गया था प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, ठीक है, पर ये प्रिमिटिव ट्राइब थोड़ा सा नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसका नाम बदल के पीवीटीजी कर दिया, ठीक है। तो पीवीटीजी कौन है, जो विशेष रूप से कमजोर है, विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं, उनको अपन पीवीटीजी बोलते हैं। ये ट्राइबल्स का ही ग्रुप है, सब ग्रुप अपन ने बोल रखा है। तो ये पूरे इंडिया में कितनी है, पूरे इंडिया में 75 है, 75 पीवीटीजी हैं, और वो 18 स्टेट और एक यूटी में फैले हुए, एक यूटी अपने अंडमान निकोबार है, तो 18 स्टेट में एक राजस्थान भी है। अब राजस्थान में भी 75 में से कितनी आती है, एक पीवीटीजी हमारे यहाँ पे मिलती है, जो सहरिया, जो 12 जिले की 8 पंचायत समिति में मिलती है, ठीक है। तो इन पीवीटीजी के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार का अलग मिशन चलता है, ठीक है, और उसका नाम है पीएम जनमन। तो ये पीवीटीजी कौन होती है, जो अभी भी पुरानी एग्रीकल्चर की टेक्निक पे काम करी है, लो लिटरेसी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इनकी पॉपुलेशन घट रही है, वो चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन, ये स्कीम लॉन्च की गई थी नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, ठीक है। और इसको देखता, इसमें क्या करेंगे, काम वही है, ले देखें। तो अपन ने क्या किया कि ना 9 मिनिस्ट्री है जिनकी 11 स्कीम चलती है ना, 9 मिनिस्ट्री जिनकी कोई 11 स्कीम चलती है, जो 11 ब्रॉड बेसिक सर्विसेज होती है उनको कवर करती है। तो ये उनको इंप्लीमेंट करवाने का काम करेगी ढंग से। और लीड कौन करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री लीड करेगी, तो जो जनजातीय कार्यालय मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, वो इसको लीड करेगी, ठीक है। तो 9 मिनिस्ट्री की कोई 11 स्कीम चलती है, उनको ढंग से इंप्लीमेंट करवाने का काम इसका है, ट्राइबल मिनिस्ट्री का, ठीक है। और इसका यही है कि जो ट्राइबल है, पीवीटीजी है, उनमें उनको जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं वो मिल सके। बेसिक सुविधाएं जैसे कि मान लो, है ना, पक्का मकान हो गया, सबको पक्का घर हो, हर घर नल से जल हो, ठीक है, गांव गांव तक सड़क हो, हर घर बिजली हो, शिक्षा हो, कौशल विकास हो, है ना, मोबाइल नेटवर्क हो, पोषण मिले, है ना, उन्नत आजीविका मिले, मोबाइल नेटवर्क मिले। तो ये 11 बेसिक फैसिलिटीज हैं जो सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू में ऐसा रखा गया था कि 3 साल का टारगेट था, है ना, इसको एक्सटेंड जरूर कर दिया गया है, और यही था कि जो सारी बेसिक सर्विसेज हैं वो 100% सब लोगों को मिल जाए पीवीटीजी में, ठीक है, 3 साल के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको लीड करती है। तो फॉर एग्जांपल वही चीज मैं बता रहा हूं। अब जैसे कि मान लो पक्के मकान बनाने, जैसे 11 जो चीजें पक्के मकान, तो कौन सी स्कीम चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो अपन ने देखी, इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है, ठीक है। इनके लिए सड़क होनी चाहिए, इनके गांवों को जोड़ने के लिए, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गई, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, यही ग्राम विकास मंत्रालय है, ठीक है। पानी पहुंचाना है हर घर, तो उसके लिए जल जीवन मिशन है, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय है। तो ऐसे करके ये जो 11 जो स्कीम चल रही है, पॉपुलर कन्वर्जेंस, पॉपुलर एक्टिविटीज हैं, उनके लिए जो स्कीम है, उनके लिए 9 मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो 11 इंटरवेंशन है और 9 मिनिस्ट्री है। और इनको लीड कौन कर रही है, इनको लीड कौन कर रही है, जनजाति कार्यालय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर, ये इनको लीड कर रही है। राजस्थान में पीएम जनमन कहां पे चलती है, तो मैंने आपको बताया कि 12 के अंदर 12 में सहरिया कम्युनिटी मिलती है, जो एकमात्र पीवीटीजी हमारे राजस्थान में, ठीक है, उनके लिए चलती है। और ठीक है, और 8 पंचायत समिति के अंदर है। वही एलिजिबिलिटी क्या होगी, पीवीटीजी में भी क्या सबको कवर करेंगे कि नहीं, जो जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं होगा, ठीक है, जिनके पास क्या बोलते हैं, उनके गवर्नमेंट सर्विस में कोई नहीं है, वो पीवीटीजी कवर होंगे, ठीक है। और वही सर्वे अपन करेंगे आवास
जो पोर्टल है आवास सॉफ्ट पोर्टल है उस पर अपन सर्वे करेंगे। वही यहाँ पे इनके लिए टोटल प्रोविजन 2.37 लाख करोड़ तो नहीं, 2.37 लाख हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी जीएसडीपी करोड़ों में पढ़ते पढ़ते लाख करोड़ हो गए, ठीक है। 2.37 लाख मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? तो 2 लाख तो इनको मकान बनाने के मिल जाएंगे, ठीक है। 12,000 टॉयलेट के मिल जाएंगे, और जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं, ठीक है, वो भी पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके इनको टोटल कितने मिल जाते हैं? 25,290 उसमें मिल जाए, तो कुल मिला के 2.37 लाख प्रति आवास इनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए अपन घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर अपन इनके लिए घर बनवा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कीम है पीएम जनमन, ठीक है। तो अभी अपन ने कौन कौन सी स्कीम देखी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, है ना, इंक्लूसिव और एक्सेसिबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपन ये देखिए। बाकी मैंने आपको कुछ टारगेट बताए थे, कमेंट सेक्शन में थोड़ा करके बताओ कि क्या क्या याद रहे, कुछ कुछ टारगेट आपको ग्रामीण विकास के लिए अपन ने क्या क्या सेट किए थे, ठीक है। तो अपन ने कौन कौन सी देखी? स्पेशल एरिया डेवलपमेंट की कुछ स्कीम देखी, है ना, मगरा डांग एरिया, मेवात एरिया, फिर थार एरिया, ठीक है, ये देखिए। एमपी से एमएलए से काम करवा लिया, आदर्श ग्राम बनवा लिया, लोगों की जन सहभागीदारी करी, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना लिया, और पीएम जन के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान खासकर अपन ने इधर सहरिया कम्युनिटी के लिए भी बना लिया, ठीक है। तो ये आज अपन ने पढ़ा है। इसके बाद अपन कल वाली क्लास थोड़ी लंबी रखेंगे और उसमें अपन पूरा खत्म कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।